हाय एवरीवन। आप सभी को पता है हम अपनी कंप्लीट पॉलिटी कवर कर रहे हैं फॉर एसएससी जीडी एग्जाम 2025। हम टोटल 6 लेक्चर कर चुके हैं। ये हमारा 7वां लेक्चर है और सारी चीज़ें आपको पता ही हैं। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम अपना ये लेक्चर शुरू कर लेते हैं। उससे पहले अभी तक अगर आपने टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो दोनों के लिंक, व्हाट्सएप चैनल के भी और टेलीग्राम चैनल के भी, दोनों के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जाके ज्वाइन कर लो फॉर द पीडीएफ, एग्जाम अपडेट्स, मोटिवेशनल थॉट्स, कंसिस्टेंट रहने के लिए सारी जो भी एग्जाम रिलेटेड अपडेट्स होती हैं, सारी अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज़रूर से ज्वाइन कर लेना। टोटल 13 लेक्चर में हम अपनी पॉलिटी कवर करेंगे। ये हमारा 7वां लेक्चर है, ठीक है। और चलिए हम अपना लेक्चर शुरू कर लेते हैं। उससे पहले देखो, अगर आपको लेक्चर कैसे लगते हैं आप अपनी फीडबैक ज़रूर शेयर किया करो। आप सभी से हाथ जोड़ के मेरी ये रिक्वेस्ट है। चलिए फाइनली लेक्चर शुरू कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 29 तक कर चुके हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अ गवर्नर कैन बी अपॉइंटेड। भारत के संविधान के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति की जा सकती है। मतलब एक राज्यपाल की नियुक्ति की जा सकती है भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग। ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। फॉर नॉट मोर देन 2 स्टेट्स, 2 राज्य से ज़्यादा। मतलब सेम गवर्नर को, एक ही गवर्नर को क्या 2 स्टेट से ज़्यादा, मतलब 2 स्टेट का ही राज्यपाल बना सकते हैं, उससे ज़्यादा का नहीं बना सकते। उसके बाद है ओनली फॉर अ यूनियन टेरिटरीज। जो राज्यपाल होते हैं वो सिर्फ यूनियन टेरिटरीज के लिए होते हैं। फॉर 2 और मोर स्टेट, जो राज्यपाल एक सेम राज्यपाल को 2 या उससे ज़्यादा स्टेट्स के लिए राज्यपाल बना सकते हैं, गवर्नर बना सकते हैं। या फॉर अ सिंगल स्टेट एट अ टाइम, या सिर्फ एक ही स्टेट का राज्यपाल, एक स्टेट का, मतलब एक राज्यपाल को एक ही स्टेट का एक टाइम पर राज्यपाल बना सकते हैं। तो बताओ कौन सा सही है आपका यहाँ पर आंसर। तो देखो ये आपका सही है यहाँ पर। फॉर 2 और मोर स्टेट्स, एक जो इंसान होता है उसको गवर्नर, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है, उसको गवर्नर 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स का हम बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये पहले नहीं था, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था ये पहले नहीं था, ये संशोधन हुआ और 7th संशोधन में ये बात कही गई। 7th संशोधन होता है, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, जिसके तहत ये बात आपको पता चलती है कि आप सेम गवर्नर को 2 या 2 से ज़्यादा राज्यों के लिए राज्यपाल या गवर्नर बना सकते हो। अब देखो, जब से हमने स्टार्ट किया है पॉलिटी, मैं बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात कर रहा हूँ, संवैधानिक संशोधन की बात कर रहा हूँ, है ना। तो हम जितने भी संवैधानिक संशोधन हुए हैं, देखो अभी तक हमारे 105 106 संशोधन हो चुके हैं, लेकिन हमको सभी संशोधन पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट हैं, जो पूछे जाते हैं, वही पढ़ने की ज़रूरत होती है कि हमारा कौन सा संशोधन हुआ था, कौन सा बदलाव हुआ था, कौन सी सन में हुआ था। कुछ सबकी सन भी इम्पोर्टेंट नहीं होती, कुछ की ईयर्स इम्पोर्टेंट होती हैं कि कौन किस ईयर में ये संशोधन हुआ था, और अक्सर वहाँ से सवाल बनते हैं, ठीक है। तो मैं आपको जितने भी इम्पोर्टेंट संशोधन हैं, अब हम उसके बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन से आपके संवैधानिक संशोधन हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप देखो, जो आप आर्टिकल कर रहे हैं उसके आगे आपने जो पेज छोड़े हैं उसके बाद आपने फंडामेंटल ड्यूटीज किया है, या जो भी मैंने आपको कराया वो किया है, वहीं पर अब आप एक हेडिंग डालो, ठीक है। आर्टिकल के लिए तो आपने ऑलरेडी पेज छोड़े ही होंगे, तो वो छोड़े ही रखना, ठीक है। आप हेडिंग डालो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। संवैधानिक संशोधन, संवैधानिक संशोधन, ठीक है। ये आप हेडिंग डालो। अब यहाँ पर देखो, मैं आगे से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को सीए बोलूँगा, तो आप समझ जाना कि सीए क्या है, संवैधानिक संशोधन है, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, वो हुआ था 1951 में। देखो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो लागू हुआ था, आपको मैंने पढ़ाया है, 26 जनवरी 1950 में लागू हो गया था, और बन हमारा 26 नवंबर 1949 को ही बन गया था, ठीक है। वो मैंने पढ़ाया हुआ है। तो लागू होने के बाद ही, लगभग 1 साल बाद ही आपका बदलाव किया गया। तो आपसे ये अक्सर पूछा जाता है कि कौन सी ईयर में फर्स्ट टाइम संविधान में संशोधन किया गया था, तो 1951 में किया गया था। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं, एक तो कुछ आर्टिकल इंसर्ट किए गए थे, जैसे कि
आर्टिकल 15 का 4 और 19 का 6, ये आपका दो आर्टिकल ऐड किए गए थे। ठीक है, सब क्लॉज था 15 का 4 और 19 का 6 यहाँ पर। और एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई थी शुरुआत में, हमारे यहाँ हमारे पास कितने शेड्यूल थे, 8 शेड्यूल थे। तो इसमें 9th शेड्यूल को ऐड किया गया, 9th शेड्यूल को ऐड किया गया। ठीक है, 9th शेड्यूल को आपको क्या करा गया, 9th शेड्यूल को ऐड किया गया। ठीक है, मैंने आपको शेड्यूल बताया हुआ है। अनुसूची हम ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। इसमें 9वीं अनुसूची को क्या करा गया था, ऐड किया गया था। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद इसमें इतना ही पता होना चाहिए। उसके बाद आपको और क्या पता होना चाहिए, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पढ़ लेते हैं। दूसरा मतलब अब उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो 7th इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसकी ईयर देखो, इसकी भी ईयर में ईयर भी बताता चलूँगा कि इसकी ईयर इंपॉर्टेंट है, इसकी भी ऊपर वाले की, क्योंकि पहला हुआ है तो इम्पोर्टेंट है। और 7th की भी इम्पोर्टेंट है। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था आपका 1956 में। ठीक है, इसे आप स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था इसके तहत। एक तो आपका स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था। मतलब बहुत सारी स्टेट्स बनाई गई थी। अब वो उस ना डेप्थ में हम अंदर जाके नहीं पढ़ते। स्टेट्स भी हमें मतलब देखा जाए तो कौन कौन सी स्टेट्स बनाई गई वो भी हमें पता होना चाहिए, लेकिन इतना ज़्यादा हम डेप्थ में जाके नहीं पढ़ते हैं कि कौन कौन सी स्टेट्स हैं जो बनाई गई थी। हाँ, आप एक छोटी सी ये बात याद रख सकते हो कि जो आपकी स्टेट्स बनाई गई थी ना स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में, एक तो लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनाई गई थी। जो 14 स्टेट बनाई गई थी, एक तो ये बात याद रख लो, 14 स्टेट, 6 यूटी बनाई गई थी। और ये किसके बेसिस पे बनाई गई थी, लिंग्विस्टिक बेसिस पे, भाषा के आधार पर। ठीक है, लिंग्विस्टिक बेसिस पे ये बनाई गई थी। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में। और इसके लिए एक कमीशन भी बना था। ठीक है, और वो पहले ही आपका कमीशन बन गया था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना था आपका एक स्टेट। जस्ट बेटा सेकंड, मैं इंटरनेट ऑफ करता हूँ। सॉरी, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक कमीशन बना था 1953 में। तो अक्सर आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन है वो कब बना है, तो वो बना था 1953 में। ठीक है, और देखो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को हिंदी में बोलेंगे राज्य पुनर्गठन योजना। राज्य पुनर्गठन योजना। ठीक है, राज्य पुनर्गठन योजना हम इसको हिंदी में बोलेंगे। और इसके तहत एक और चीज़ करी गई थी, एक तो ये किया गया था, एक ही किया गया था कि अपॉइंटमेंट ऑफ सेम पर्सन एज गवर्नर, अपॉइंटमेंट ऑफ सेम पर्सन एज गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट्स, फॉर 2 और मोर स्टेट्स। मेरा यहाँ पर कहने का मतलब है कि आप सेम पर्सन को गवर्नर बना सकते हो 2 और 2 से ज़्यादा स्टेट्स के लिए, जो अभी हमारा सवाल भी था, है ना। तो वो हमारा 7th ही कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो अमेंडमेंट हुआ है आप 3rd, वो था आपका 10th, याद कर लो चलो। हाँ, देखो कुछ अब मैं आपको एक साथ कराऊंगा कुछ अमेंडमेंट जहाँ पर किसी स्टेट को या किसी यूनियन टेरिटरी को या तो स्टेट का दर्जा दिया गया या यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया। ठीक है, तो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या हुआ, ये 1961 में हुआ था। और इसमें जो दादर एंड नागर हवेली थी, दादर एंड नागर, जो आपकी दादर एंड नागर हवेली थी ना, उसको यूटी का, यूनियन टेरिटरीज का, ठीक है, क्या किया गया, दर्जा दिया गया। और यूटी की आपको हिंदी में पता होगा केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं। तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हो कि 1961 में डेट
चलो थोड़ा सा याद करना चाहो तो कर लेना, नहीं तो छोड़ भी सकते हो। ऐसे याद करो कि आप अपने दादाजी से, जो जब हम छोटे थे तो हम ज़्यादा रुपए नहीं मांगते थे, आजकल के बच्चे 100 रुपये मांगते हैं, हम लोग 10 रुपये मांगते थे अपने दादाजी से हम 10 रुपये मांगते थे, और दादाजी 10 रुपये ही देते थे, उससे ज़्यादा देते भी नहीं थे। ठीक है, ये भी फैक्ट है। तो इस तरह से आप याद कर लेना। और देखो 1961 ईयर ऐसे याद कर लो कि दादाजी कौन होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, और जो 60 साल से ज़्यादा के होते हैं, 61 साल की हो, कोई इंसान 61 साल का हो गया तो वो बूढ़ा हो गया, दादा बन गया। ठीक है, इस तरह से आप याद कर सकते हो। तो अब मैं जितने भी स्टेट या किसी यूटी को दर्जा दिया गया और जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको एक जगह ही कराऊंगा। तो इसके बाद एक आया था आपका ट्वेल्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था, संवैधानिक संशोधन आया था, जिसमें क्या करा गया था, जो आपका दमन एंड दीव है, वो उसको यूटी बनाया गया, उसको यूटी का दर्जा दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश का उसको दर्जा दिया गया। तो आप ऐसे याद करो कि आप बीमार हो, है ना, और दीपावली है, अभी दिवाली गई है, ठीक है, तो आप बीमार हो और आप आप भी चाह रहे हो कि आपका भी मन है कि आप भी एक दो दीपक जलाओ, तो इस तरह से थोड़ा सा कोरिलेट करोगे। ठीक है, तो हो जाएगा याद। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, और 12, 13, 13 भी इम्पोर्टेंट है। 13th, थर्ड, पाँचवा लिखो, 13th है आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, वो है आपका हुआ था 1962 में, एक साल बाद। और ये आपका ये भी 1962 में हुआ था ना, 1962 में। ठीक है, तो 13th में क्या करा गया था कि सिक्किम को, हम्म, नहीं, सिक्किम नहीं, वो तो 36 में आएगा। नागालैंड को नागालैंड को स्टेट का दर्जा दिया गया था, नागालैंड को स्टेट का दर्जा दिया गया था यहाँ पर। आर्टिकल वो सॉरी जो हमारा 13वां संशोधन हुआ था उसके तहत क्या करा गया कि नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया था। अब यहाँ पर आपको क्या समझना है, मतलब याद कैसे करना है, ऐसे गाओ, 13 से 13, तेरा गाना बहुत बुरा है, तू ना गा, ना गा, तेरा गाना बहुत बेकार है, तू ना गा। तो 13 से 13, नागा से नागालैंड, इस तरह से थोड़ा सा कोरिलेट करके याद आप कर सकते हो। उसके बाद एक और संविधान संशोधन के तहत 15, 16, 17, 18, चंडीगढ़, हाँ देखो 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था उसमें क्या करा गया था आपका, चंडीगढ़ को चंडीगढ़ को यूटी बनाया गया, चंडीगढ़ को यूटी बनाया गया। तो ये ऐसे याद कर लेना। अब जैसे देखो कोई कोई बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, तो जैसे अब हम क्या बोलते हैं कि छोटे छोटी, जैसे कोई लड़की है, कोई छोटी बच्ची है, छोटी है, बहुत मासूम है, और अब बहुत सारे बोलते हैं ना अब तू बड़ी हो गई है, तो बहुत चंडी हो गई है एक तरह से, मतलब बहुत लड़ने झगड़ने वाली हो गई है। तो इस तरह से याद कर लो कि 18 साल की हो गई है, मतलब बड़ी होने मतलब 18 साल होना। ठीक है, तो उस तरह से थोड़ा सा को रिलेट कर लेना, और नो ऑफेंस फॉर एनी वन। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट दर्जा दिया गया है, 22वां है वो, 7वां, 22, 12th आपका 22nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत पता है मेघालय को स्टेट बनाया गया था, मेघालय को स्टेट बनाया गया था। और आपको ऐसे याद करना है, 22 से याद करो बारिश, 22 से क्या याद रखो, बारिश, बारिश कब होगी, जब मेघ आएंगे, है ना, मेघ 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 और बारिश का आपस में रिलेशन है ना। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। फिर उसके बाद जो भी मैं आपको पढ़ा रहा था, सिक्किम याद कर लो, 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था सिक्किम में, सिक्किम को स्टेट बनाया गया था, इस सिक्किम को राज्य बनाया गया था। और ऐसे याद करो कि कोई इंसान आपसे सिक्के मांग रहा है ना, कोई इंसान आपसे सिक्के मांग रहा है, 1 रुपये दे दे, 2 रुपये दे दे, तो आप बोलो छी, छी छी से 36, तो मुझसे सिक्के मांगता है? इस तरह से आप याद कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट जो है मिजोरम, 9th डालो, 53
थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, जिसमें आपको मिजोरम मिजोरम आपका मिजोरम को स्टेट बनाया गया था। मिजोरम को क्या बनाया गया था? स्टेट बनाया गया था। ये आपको कैसे याद करना है कि आप सुबह 5 बजे जाते हो, 3 घंटे तक जिम करते हो। सुबह 5 बजे जाते हो, 3 घंटे तक जिम करते हो, ठीक है। तो देखा होगा ना, जो थोड़े बॉडी बिल्डर टाइप लोग होते हैं वो 3-3 4-4 घंटे जिम करते हैं। तो आप 5 बजे जाते हो, 3 घंटे तक जिम करते हो। तो 53rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में मिजोरम को क्या बनाया गया? स्टेट बनाया गया, ठीक है। और आपको क्या याद रखना है, एक और याद रखो, 10th 9 हो गए, 10वां हमारा करना है 55th भी इम्पोर्टेंट है। 55th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ, उसके तहत क्या करा गया? अरुणाचल प्रदेश को अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश को क्या करा गया? अरुणाचल प्रदेश को आपको स्टेट बनाया गया था, ठीक है। तो ये आपको कैसे याद करना है कि जो अरुण है ना, अरुण वो 5 में 5 बार फेल हुआ। अरुण नाम का एक लड़का है जो 5 में 5 बार फेल हुआ। तो इस तरह से आप याद कर लेना, ये भी आपका याद हो जाएगा। और आपका बचा 11 है। 11 में अब कौन सा स्टेट बचा है जो ऐड किया गया था बाद में? गोवा, ठीक है। 56th 56th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू गोवा को स्टेट बनाया गया, स्टेट का दर्जा दिया गया था, ठीक है। ठीक है, 56th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत गोवा को वो स्टेट का दर्जा दिया गया था। अभी ये ऐसे याद करना कि अगर आप गोवा जाना चाहते हो तो 5-6 हज़ार रुपये में क्या ही होगा। अगर आपके पास 5-6 हज़ार रुपये हैं तो आप गोवा मत ही जाओ, ठीक है। इस तरह से याद कर लो, ठीक है। और एक और लास्ट जो याद करो, जो हमारा दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी बनाया गया, 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जो आपका 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, उसके तहत क्या करा गया? दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी बनाया गया, एनसीटी बनाया गया, नेशनल कैपिटल टेरिटरी बनाया गया। नेशनल कैपिटल टेरिटरी को हिंदी में क्या बोलेंगे? नेशनल कैपिटल टेरिटरी को बोलेंगे राष्ट्र राजधानी क्षेत्र। राष्ट्र राजधानी क्षेत्र बनाया गया, एनसीटी बनाया गया। अब ऐसे याद करो, जैसे देखो मेरे यहाँ से दिल्ली जाओगे ना, और फिर वापस आओगे तो सुबह 6 बजे निकलोगे तो रात को 9 बजे तक आ पाओगे, है ना, मेरे होम टाउन से। तो मैंने ऐसे याद किया था कि सुबह 6 बजे निकलो, रात को 9 बजे वापस आ पाओगे अगर आप दिल्ली जा रहे हो तो, ठीक है। तो आप भी ऐसे याद कर सकते हो। तो ये कुछ अमेंडमेंट थे स्टेट्स और यूटी के उससे, कि किसको स्टेट का दर्जा दिया गया, किसको यूनियन टेरिटरीज का दर्जा दिया गया। ये हमने सारे उससे रिलेटेड जितने भी थे वो कवर करे। मैंने आपको एक जगह ही करा दिया, ऐसे नहीं कि लगातार कराता। अब आप एक जगह लिख सकते हो इन सबको कि इसको स्टेट बनाया गया इस अमेंडमेंट के तहत, तो एक अब वो आसानी हो जाती है। मैंने भी ऐसे याद किए थे तो मुझे भी आसानी हो जाती है। और एक स्टूडेंट का दर्द एक स्टूडेंट ही समझ सकता है, और मैं भी आप में से ही एक हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जो अब देखो, मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी कि जो हमारी टोटल ऑफिशियल लैंग्वेज है ना, ऑफिशियल जो आपकी लैंग्वेज है, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, वो 14 थी जब हमारा संविधान बना था। लेकिन एट प्रेजेंट कितनी है? 22 है। तो कुछ कितनी ऐड हो गई? 8 हमारी भाषा ऐड हो गई। तो ये डिफरेंट आपका संविधान में संशोधन करके ऐड की गई थी। जब ये डिफरेंट संविधान में संविधान में डिफरेंट संशोधन करके ऐड की गई थी, तो कौन से संविधान संशोधन के तहत कौन सी भाषा ऐड की गई, यहाँ से पेपर में अक्सर सवाल बनते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो मैं आपको कराता हूँ, ठीक है। 3 अमेंडमेंट याद करने, ज़्यादा नहीं। तो एक आपका अमेंडमेंट है यहाँ पर हमारा 21st अमेंडमेंट, 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि 1967 में हुआ था। 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो कब हुआ था? 1967 में हुआ था, जिसमें हम बात करते हैं कौन सी लैंग्वेज ऐड होती है? सिंधी भाषा ऐड होती है। कौन सी भाषा ऐड होती है? आपकी सिंधी भाषा यहाँ पर आपकी ऐड होती है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपकी सिंधी भाषा जो ऐड होती है, ये जो आपका 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, ये याद कैसे करना है? सिंधी भाषा को देखो हिंदी में भी सिंधी ही बोलते हैं, तो लिख लेना आप। और इसे ऐसे याद करना कि जब यूथ 21 साल का हो जाता है ना, जैसे हम 19-20 साल के होते हैं तो थोड़े मासूम रहते हैं और
जब 21 साल के हो जाते हैं तो हम किसी से सीधी भाषा में बात नहीं करते, है ना। 21 साल के होने के बाद हम किसी से सीधी भाषा में बात नहीं करते। तो ये ऐसे याद करो कि 21 साल के नौजवान आजकल किसी से सीधी भाषा में बात नहीं करते, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा हमारा है वो है 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि 1992 में हुआ था, ठीक है। और इसमें एक तो नेपाली जोड़ी गई थी, नेपाली, एक जोड़ी गई थी आपकी मणिपुरी, एक जोड़ी गई थी आपकी कोंकानी। अब ये आपको कैसे याद करना है, बस कुछ नहीं, नमक याद कर लो, नमक, ठीक है। नमक, ए दोनों जगह साइलेंट है, ठीक है। नमक से नेपाली, माँ से मणिपुरी, के से आपका, के से क्या होगा आपका, के से कोंकानी। अब देखो ऐसे याद कर सकते हो कि जो 70 साल से ज़्यादा बूढ़े लोग हो जाते हैं, 60 से 70 तो फिर भी चलो ठीक है, लेकिन 70 साल से जो हो जाते हैं, 71 और 71 से प्लस, उनको नमक नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है नमक खाने से, ठीक है। तो ऐसे थोड़ा सा को रिलेट करके याद कर सकते हो। मैंने तो ऐसे याद कर रखा है कि 71 साल से लेकर 92 साल तक के जितने भी बूढ़े लोग हैं उनको नमक नहीं खाना चाहिए। तो यहाँ से कौन सा संशोधन है वो भी याद हो गया, और 92 ये भी याद हो गया कि 1992 में आया था। और आपको लग रहा होगा यार ये तो बहुत हार्ड है भैया, बट कुछ नहीं है, जब आप थोड़ा सा रिपीटिव बार चीज़ों को पढ़ते हो तो बहुत आसान है, ऐसी ट्रिक दिमाग में बिठा लेते हो, और जब ऑप्शन होते हैं चार सामने तो आप आराम से कर पाते हो। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा 92nd अमेंडमेंट हुआ था, 92nd अमेंडमेंट हुआ था 2003 में, ठीक है। और इसमें 4 लैंग्वेज जोड़ी गई थी, बोडो, डोगरी, मैथाली और आपकी है संथाली। ये हिंदी में भी सेम है, और इसकी ट्रिक बहुत आसान है याद करना, BDMS, BDMS, बोडो, डोगरी, मैथाली, संथाली, ठीक है। ऐसे आप आराम से याद कर सकते हो। तो देखो पहली लैंग्वेज हमारी ये ऐड हो गई, फिर उसके बाद 3 यहाँ पे ये ऐड हो गई, 4 हमारी यहाँ पे ऐड हो गई, तो 8 लैंग्वेज हमारी बाद में ऐड कर दी गई, जिसकी वजह से आज हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कितनी है, वो हमारी 22 है, ठीक है। आई होप आप सभी समझ गए होंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम अब किसके बारे में। मैं देखो यहाँ पर इसे रफ करता हूँ, क्योंकि जो अमेंडमेंट के बारे में अब हम बात करने वाले हैं वो वन ऑफ द मोस्ट अमेंडमेंट है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। 42वां 42वां संवैधानिक संशोधन, 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 में जो हुआ था, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। देखो इसमें बदलाव, इसके थ्रू बदलाव तो बहुत सारी चीज़ें लाई गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन कुछ बातें हैं जो मैं आपको इम्पोर्टेंट कराऊंगा। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बोला जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए बोला जाता है कि बहुत सारे बदलाव लाए गए थे, आपके जो संविधान था उसमें बहुत सारे बदलाव किए गए थे, ठीक है। जैसे जो सबसे ज़्यादा अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है, 3 वर्ड हैं, एक आपका है सोशलिस्ट, जिसको समाजवादी बोलते हैं, समाजवादी बोलते हैं। एक वर्ड है आपका सेकुलर, जिसको धर्मनिरपेक्ष बोलते हैं, धर्मनिरपेक्ष बोलते हैं। एक वर्ड है आपका इंटीग्रिटी, जिसको एकता बोलते हैं, ठीक है। इन तीनों वर्ड्स को क्या करा गया था, प्रेम्बल में ऐड किया गया था। प्रेम्बल जो हमारी प्रस्तावना है, प्रस्तावना में इन तीनों वर्ड्स को क्या करा गया था, ऐड किया गया था। ये बात हमें पता होना चाहिए कि हमारा सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, इन तीनों वर्ड्स को हमारा जो प्रेम्बल था उसमें ऐड किया गया था। प्रेम्बल में क्या करा गया, ऐड किया गया। इसी 42 में ये कब हुआ, ये कौन सा संविधान था, कब हुआ, ये भी ईयर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को, जो हम मौलिक कर्तव्य पढ़ते आ रहे हैं, उनको भी ऐड किया गया था। एक नया भाग ऐड किया गया था 4A, आर्टिकल 51 का ए, ठीक है। यहाँ पर हमने, ठीक है, और 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, है ना। ये हम ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। उसके बाद
इसके तहत ही सुप्रीम कोर्ट को पावर दी गई कि सुप्रीम कोर्ट कुछ केसेस को हाई कोर्ट से दूसरे, एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट ट्रांसफ़र कर सकता है, भेज सकता है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट, ये थोड़ा कम पूछा जाता है, बट ट्रांसफर्स सर्टेन केसेस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अदर, ठीक है। हिंदी वाले लिख लो, सुप्रीम कोर्ट कुछ केसेस को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट भेज सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा, जैसे देखो अभी लोकसभा का जो टेन्योर है ना वो 5 साल का होता था, अभी भी 5 साल का है, लेकिन इसके तहत जो लोकसभा था, लोकसभा का जो टेन्योर था, और स्टेट में जो स्टेट असेंबली का टेन्योर था, स्टेट असेंबली का, विधानसभा और लोकसभा का जो टेन्योर था उसको क्या कर दिया गया, 5 से 6 साल कर दिया गया था। बाद में अमेंडमेंट के तहत 6 से दोबारा 5 कर दिया गया था, बट यहाँ पर ये 5 से आपका 6 कर दिया गया था। तो ये 42nd अमेंडमेंट याद रखना, ठीक है। तो 42nd अमेंडमेंट हो गया हमारा। और भी बहुत सारी चीज़ें की गई थी, वो इतनी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। ये 3-4 चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं और सबसे ज़्यादा ये 2 पूछी जाती हैं ऊपर वाली जो मैंने कराई हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वो है हमारा 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। नेक्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट है वो कौन सा है, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमारा यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, जो कि 1978 में आपका हुआ था, 1978 में हुआ था। और इसमें क्या था, जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी था ना, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी क्या होता है आपका, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का, ये मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ ना, लेकिन हम सारे अमेंडमेंट कर रहे हैं तो वो मैं आपको करा रहा हूँ। राइट टू प्रॉपर्टी को क्या कर दिया गया, यहाँ पर डिलीट कर दिया गया, हटा दिया गया, और इसको फंडामेंटल राइट से क्या बना दिया गया, लीगल राइट बना दिया गया। अब ये फंडामेंटल राइट नहीं रहा था, इसे क्या कर दिया गया, लीगल राइट कर दिया गया। और 31 से हटा के इसे कहाँ रख दिया गया, आर्टिकल 300A में। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट अमेंडमेंट जो आपको पता होना चाहिए, मैं इसे रफ कर देता हूँ थोड़ा सा साफ हो जाए। नेक्स्ट अमेंडमेंट जो आपको पता होनी चाहिए, देखो मैंने आपको एक और चीज़ पढ़ाई थी कि जो हमारे 8 शेड्यूल थे ना पहले, बाद में कितने शेड्यूल हो गए हमारे, 12 शेड्यूल हो गए। तो कितने शेड्यूल ऐड हुए, 4 शेड्यूल ऐड हुए। तो मैं आपको एक ही जगह करा देता हूँ कि कौन सा शेड्यूल किस अमेंडमेंट के तहत ऐड हुआ है ना। तो देखो वैसे तो हम पहला तो पढ़ ही चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी करा देता हूँ। एक तो पहला ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1951 में, ठीक है, जिसमें आपका क्या था, 9th शेड्यूल को जोड़ा गया था। अच्छा 9th शेड्यूल में क्या आता है, 9वीं अनुसूची में क्या आता है, तो 9वीं अनुसूची में आपका लैंड रिफॉर्म्स के बारे में दे रखा है। किसके बारे में दे रखा है, लैंड रिफॉर्म्स के बारे में दे रखा है ना। तो उसके बाद आपका जो 10th शेड्यूल था ना वो जोड़ा गया था 52nd के तहत। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, संवैधानिक संशोधन हुआ 1985 में हुआ था। ये ईयर इज नोट इम्पोर्टेंट। इसमें 10th शेड्यूल जोड़ा गया था, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अब मुझे ये बताओ 10वीं अनुसूची में क्या आता है, दल बदलू कानून आता है, तो एंटी डिफेक्शन लॉ इसमें आता है। तो ये तो मैं बस करा रहा हूँ कि एंटी डिफेक्शन लॉ आता है, ये तो मैं सब चीज़ें आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में करा चुका हूँ। 9th-10th शेड्यूल में ये तो आता है एंटी डिफेक्शन लॉ। उसके बाद 9वीं अनुसूची हो गई, 10वीं हो गई, जो 11th शेड्यूल था ना, 11th शेड्यूल, उसको जोड़ा गया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत 1992 में। ईयर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, ईयर इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे तो देखो ये भी ईयर इंपॉर्टेंट है, और आने वाली 2 मतलब जो चौथा करेंगे वो भी इंपॉर्टेंट है, तो सारी ईयर कर लेना, सारी ईयर इनकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, और 11वीं अनुसूची में बताओ क्या है, आप बोलोगे भैया 11वीं अनुसूची में पंचायत के बारे में है, ठीक है। उसके बाद 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है सेम ईयर में, 1992 में, और इसके तहत 12th शेड्यूल जोड़ा जाता है, 12वीं अनुसूची जोड़ी जाती है, और जिसके तहत जिसमें क्या आता है आपका, नगर पालिका आता है, म्यूनिसिपैलिटी आता है। क्या आता है आपका, नगर पालिका आता है,
नगर पालिका, क्या आता है आपका, म्यूनिसिपैलिटीज आती हैं, क्या आता है, म्यूनिसिपैलिटीज। तो देखो, हमारा पहला संविधान में संशोधन करा तो 9वीं अनुसूची जोड़ी, फिर 10वीं अनुसूची जोड़ने के लिए 52nd में संशोधन किया 1985 में, ठीक है। फिर 11वीं अनुसूची जोड़ने के लिए 73rd अमेंडमेंट किया 1992 में, और 12th अनुसूची जोड़ने के लिए जोड़ी हमारी जो वो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया 1992 में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट अमेंडमेंट है, तो रट लेना है ना। तो ओरिजिनली हमारे 8 शेड्यूल थे, बाद में ये सारे ऐड होके कितने हो गए, 12 शेड्यूल हो जाते हैं यहाँ पर। इस वक्त हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल ही हैं, ठीक है। और हमने ये शेड्यूल पढ़ लिया, अब कुछ और इम्पोर्टेंट करा देते हैं, है ना। एक दो इम्पोर्टेंट हैं, फिर उसके बाद 100 के बाद जितने भी हुए हैं वो सारे इम्पोर्टेंट हैं। तो जैसे एक एक करो, जस्ट बेटा सेकेंड, एक करो आप 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसमें क्या गया 1989 में किया गया, ईयर इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ईयर इम्पोर्टेंट है इसकी। और इसमें क्या करा गया, रिडक्शन किया गया था, देखो पहले जो, लिख लो, रिडक्शन ऑफ वोटिंग एज। देखो, जो पहले वोट देते थे ना वो सिर्फ 21 साल के लोग ही दे सकते थे, लेकिन 1989 में इस एज को 21 साल को कम करके क्या कर दिया गया, 18 साल कर दिया गया। तो इसमें क्या था, मतदान के लिए जो आयु सीमा थी उसको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, ठीक है। तो आप लिख सकते हो कि मतदान के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, ठीक है। उसके बाद उसके बाद आप अब डायरेक्ट 100 में लिखो, 100 से अक्सर में पेपर सवाल बनते हैं। 100 से लेके 105 पाँच संशोधन पढ़ेंगे और मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो मतलब वैसे तो 6 पढ़ेंगे, 100 को लगा के 6 हो गए। 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था वो हुआ था आपका 2015 में, 2015 में हुआ था। और इसमें क्या करा गया था, कुछ टेरिटरीज भारत ने बांग्लादेश को दी थी और कुछ टेरिटरीज बांग्लादेश से भारत में ली थी, ठीक है। तो लिख लो, अक्वायरिंग टेरिटरीज बाय इंडिया एंड सम ट्रांसफर टू बांग्लादेश, एंड सम ट्रांसफर टू बांग्लादेश, ठीक है। भारत, हिंदी वाले लिख लो, भारत बांग्लादेश, भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण, ठीक है, भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 101 में जो संवैधानिक संशोधन हुआ था वो हुआ था हमारा 2016 में, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें जीएसटी को लाया गया, और जीएसटी किस आर्टिकल में आती है, 279A में आती है, ये लिख लो, नहीं तो बाद में तो मैं आपको कराऊंगा ही कराऊंगा। और जो ये भारत में इंट्रोड्यूस हुआ था वो 1 जुलाई 2017 को हुआ था। ये डेट भी याद रखना कि जीएसटी भारत में कब लागू हुआ। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा 102 में 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसके तहत क्या करा गया था, नेशनल कमीशन बनाया गया था बैकवर्ड क्लासेस के लिए, जो पिछड़े वर्ग के लोग थे उनके लिए एक आयोग बनाया गया था, ठीक है। तो लिख सकते हो, नेशनल कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, पिछड़े वर्ग के लिए आयोग बनाया गया था, आयोग
बनाया गया था 102वां जो संशोधन हुआ था उसमें, ठीक है। और ये वैसे तो मैं आर्टिकल पढ़ाऊंगा तो तब पढ़ाऊंगा, ये आता है आपका एक आर्टिकल है 338 का बी, उसमें हम ये सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं इसे रफ कर देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट संवैधानिक संशोधन हुआ ना, 102 हो गया, उसके बाद 103 हम पढ़ेंगे। 103 में जो 103वां जो संशोधन था ना, उसमें EWS लेके आया गया था, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। बेसिकली EWS सर्टिफिकेट जो बनवाते हैं जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, UR कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं, उसमें क्या था कि ये माना गया कि UR कैटेगरी में भी बहुत सारे लोग हैं जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, मतलब कि जो इकोनॉमिकली वीकर है, मतलब पैसे वाइज देखा जाए तो गरीब है एक तरह से, तो उनको 10% का जो रिजर्वेशन किया गया। तो EWS अगर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन लेके आया गया जिसमें आपको 10% रिजर्वेशन मिलता है, तो ये आपका कौन सा संविधान में संशोधन हुआ था? 103वां संविधानिक संशोधन था। उसके बाद वहीं पर 104th कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट है वो हुआ था आपका 2019 में। अच्छा, ये जो आपका 103 में हुआ था ना, ये भी 2019 में हुआ था, तो ये चीज़ ध्यान रखना, ईयर इंपॉर्टेंट है ये बात के जो भी हुए हैं, ठीक है। 104 भी 2019 में हुआ था, और इसमें क्या करा गया था, एक आर्टिकल था अमेंड किया गया, उस आर्टिकल में अमेंड आर्टिकल 334 में जो आपका आर्टिकल है उसको अमेंड करके देखो, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, जब हमारा संविधान बना, तो लोकसभा में क्या था, लोकसभा में एससी और एसटी का जो रिजर्वेशन था ना, एससी और एसटी का जो आपका रिजर्वेशन था, मतलब उनका जो आरक्षण था, वो आपका 70 साल तक के लिए था। तो अब 2020 में क्या था कि 70 साल खत्म हो रहे थे, क्योंकि हमारा देश 1950 में संविधान शुरू हो गया था, तो 70 साल पूरे हो जाते। तो इस रिजर्वेशन को, इस आरक्षण को 10 साल और बढ़ा दिया गया है इस 104 में संविधान में संशोधन करके। अभी ये आरक्षण 80 साल के लिए कर दिया है, तो मतलब ये 2030 तक ये आरक्षण बना रहेगा। एक और चीज़ इसमें करी गई, हमारे यहाँ क्या होता था, एक एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति, एंग्लो इंडियन को दो एंग्लो इंडियन को लोग उसमें राज्यसभा में, आपका जो राष्ट्रपति वो आपका लोकसभा में और स्टेट असेंबली में क्या करता था, अपॉइंट करता था, ठीक है। तो जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी है उसका जो रिजर्वेशन था वो खत्म कर दिया गया लोकसभा और स्टेट असेंबली से, लोकसभा एंड स्टेट असेंबली से। अच्छा, एंग्लो इंडियन जानते हो कौन होता है? एंग्लो इंडियन वो होता है, जैसे ब्रिटिशर्स आए थे हमारे यहाँ, है ना, और ब्रिटिशर्स आए और उन्होंने हमारे यहाँ रहे, तो बहुत सारे लोगों ने यहीं की औरतों से शादी कर ली, या कुछ फीमेल्स भी आई थी जिन्होंने यहाँ के लोगों से शादी कर ली, तो उनको एंग्लो इंडियन बोला जाता है, उनके बच्चों को, ठीक है, उनके बच्चे के बच्चों को एंग्लो इंडियन बोला जाता है। तो उनके लिए एक अलग से रिजर्वेशन दे रखा था लोकसभा स्टेट और स्टेट असेंबली में, तो वो क्या करा गया, वो यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया, और SC ST का जो रिजर्वेशन है वो 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट जो हमारा संशोधन किया गया वो 105वां किया गया, 105th कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक संशोधन किया गया, जिसमें क्या करा गया, SEBC सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास की जो लिस्ट है, की लिस्ट बनाने की पावर पावर स्टेट गवर्नमेंट को फिर से दे दी गई। अब देखो बेसिकली इसमें क्या करा गया कि जो आपका 105वां संवैधानिक संशोधन हुआ, उसमें अगर कोई सोशली या एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है, तो उसकी लिस्ट बनाने की पावर पहले स्टेट गवर्नमेंट के पास थी, फिर उसके पास नहीं रही, वापस से स्टेट गवर्नमेंट भी उस पर लिस्ट बना सकती है, अपना जो सारी चीज़ें हैं वो रख सकती है कि कौन सा कम्युनिटी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है, क्लास वाली जो लिस्ट में किसको रखना है किसको नहीं रखना, ठीक है। अब ये स्टेट गवर्नमेंट के हाथ
स्टेट गवर्नमेंट के पास भी इस चीज़ की पावर है। ठीक है, तो ये हमारे टोटल जितने भी संवैधानिक संशोधन हुए हैं, अभी तक 105 संवैधानिक संशोधन हुए हैं, और अभी तक हमारे जितने भी 1 से लेके 105 तक जो हमारे संवैधानिक संशोधन है, उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट संवैधानिक संशोधन हुए हैं वो सारे हमने पढ़ लिए हैं। अब के पेपर में जो संशोधन आएंगे यहाँ से अलग नहीं आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following is not one of the fundamental rights mentioned in the Indian Constitution? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों में से एक नहीं है? राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू इक्वलिटी। शोषण का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, समानता का अधिकार। बताओ इसमें से कौन सा फंडामेंटल राइट्स है जो कि हमारे संविधान में नहीं दिया गया है? ये तो बहुत आसान है। तो देखो, हम कोई भी रिलीजन, कोई भी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, बताओ कि कितने आर्टिकल से कितने आर्टिकल तक आता है ये फ्रीडम ऑफ रिलीजियन? तो आप बोलोगे भैया ये 23 से पढ़ते हैं हम, है ना? 23, 24, 25, सॉरी 23 से नहीं आता, ये आपका आता है 25 से 28। 23 और 24 तो आपका एक्सप्लॉयटेशन है ना, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है ना, सॉरी गलती हो गई। उसके बाद राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आपका आर्टिकल 32 है, राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 से लेके 18 है ना? तो यहाँ पर आपका राइट टू एक्सप्लॉयटेशन नहीं है, शोषण का अधिकार नहीं है, शोषण के विरुद्ध का अधिकार है, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, तो हमारा इसमें कौन सा, मैं इसे रफ करता हूँ, हमारा सही आंसर क्या होगा? राइट टू एक्सप्लॉयटेशन हमारा कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, शोषण के विरुद्ध का अधिकार है। शोषण थोड़ी ना करोगे भाई किसी का, शोषण का अधिकार थोड़ी नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो हम सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फंडामेंटल राइट मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों में से एक नहीं है? अच्छा, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ, सॉरी। Which feature of Indian constitutional reflect the idea that the power of government are divided among the executive, legislative, judicial branches to prevent the concentration of power? तो देखो, जब मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया था कि ऑर्गन्स होते हैं आपके, तीन जगह आपकी पावर्स डिवाइड होती हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियल। तो मैंने बोला था कि ये फीचर है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और मैंने बताया था ये क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर है। उस वक्त मैंने लिखवाया भी था, आप अपने नोट्स में देख सकते हो। तो शक्तियों का पृथक्करण है, यहाँ पर पृथकीकरण है। और अभी मैंने आपको ये एग्जीक्यूटिव क्या होता है, लेजिस्लेटिव क्या होता है, जुडिशियल ब्रांचेस, जुडिशियल क्या होता है, ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ाई हैं, तो वो मुझे याद है। मैं सारी चीज़ें आपको अभी आगे डेप्थ में पढ़ाने वाला हूँ, तो उसकी टेंशन मत लो। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस पावर ऑफ गवर्नर टू ग्रांट पार्डन? तो देखो, अब गवर्नर के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, बताओ क्या है इसमें सही आंसर? आर्टिकल, वो सॉरी, क्वेश्चन 34 में कौन सा आर्टिकल आएगा? किस आर्टिकल के तहत गवर्नर जो होता है वो ग्रांट कर सकता है, पार्डन कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है, रेमिट कर सकता है, कम्यूट कर सकता है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यपाल को क्षमादान आदि देने तथा कुछ मामलों में सजा को निलंबित करने, माफ करने या कम करने की शक्ति उल्लेखित है? तो ये आर्टिकल 161 है। और यहाँ पर अगर गवर्नर ना देके क्या दे दिया होता, प्रेसिडेंट दे दिया होता, तो वो उसके लिए कौन सा आर्टिकल होता? आर्टिकल 72 होता। तो देखो, जो पढ़ा दिया है पेपर में वहीं से आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स ऑफ। आर्टिकल 12 मैंने आपको जो फंडामेंटल राइट्स पढ़ाए थे, तो वहाँ पर मैंने आपको ये कराया था, आर्टिकल 12 कराया था। आर्टिकल 12 में मैंने बोला था कि क्या दे रखा है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट दे रखा है। तो डेफिनेशन ऑफ स्टेट दे रखा है, राज्य की परिभाषा यहाँ पर आपकी दी हुई है आर्टिकल 12 में। ठीक है, 13 मैंने बोला था करो मत, उसके बाद हमने 14 से देखा था। ठीक है, और 32 तक हमने फिर आर्टिकल याद किए थे, तो वो सारे करा दिए, पेपर में आपके वहाँ से बाहर सवाल नहीं आएगा। उसके बाद
चलो अब आर्टिकल का सवाल आया है तो अब आगे हम थोड़े से आर्टिकल और कर लेते हैं। बताओ अभी तक हमारे आर्टिकल कितने कंप्लीट हो गए हैं? चलो आर्टिकल बताओ हमारे अभी तक कितने कंप्लीट हो गए हैं? तो देखो हम स्टेट कर रहे थे, स्टेट के बारे में पढ़ रहे थे, और हमने चैप्टर 3 जो स्टेट का जुडिशियल सिस्टम था, स्टेट का जुडिशियल सिस्टम, वो सॉरी पार्लियामेंट वाला, स्टेट का जो स्टेट असेंबली था उसके बारे में हमने कंप्लीट करा था। तो वो 2 से 12 तक आते हैं। ठीक है, अब हम आर्टिकल 213 से पढ़ेंगे। ठीक है, आर्टिकल 213 से पढ़ेंगे। तो जहाँ आप आर्टिकल की नोट्स बना रहे हो वहाँ पे ऐड ऑन करो। ठीक है, और वहाँ पर हमने 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा, चैप्टर 4 में दे रखा है बेसिकली लेजिस्लेटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नर। लेजिस्लेटिव मतलब राज्यपाल की विधायिका शक्ति। लेजिस्लेटिव पावर होता है राज्यपाल की विधायिका शक्ति, राज्यपाल की विधायिका। ये सेम वैसे है जैसे हमने प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा है ना। जैसे देखो, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट भी हमने पढ़ा है ना, अंडर आर्टिकल बताओ 123 पढ़ा। ये हम पढ़ेंगे 213, बस उल्टा करो। प्रेसिडेंट की जो लेजिस्लेटिव पावर आती है वो किस में आती है? 123 में आती है, और ये आती है आपकी 213 में। तो बहुत ज़्यादा रिलेट कर दें, आराम से आप याद कर सकते हो। वो आर्टिकल 123 के तहत क्या करता था? ऑर्डिनेंस जारी करता था, अध्यादेश जारी करता था। ये 213 के तहत अध्यादेश जारी करेगा। तो लिख लो यहाँ पर पावर ऑफ गवर्नर टू promulgate ordinance during recess of legislature, during recess of legislature। बेसिकली जब आपकी जो विधानमंडल है स्टेट का वो नहीं चल रहा है, वो मतलब इमरजेंसी की वजह से, या मतलब जब आपका सत्र नहीं चल रहा है, विधानमंडल काम नहीं कर रहा है उस वक्त, और अगर कोई भी लॉ पास करना है तो वो 6 महीने तक जैसे प्रेसिडेंट कर सकता था वैसे ही गवर्नर कर सकता है। तो वही है अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ये किस में दे रखा है? आर्टिकल 213 में दे रखा है, अगर हम बात करते हैं गवर्नर के केस में। और प्रेसिडेंट के केस में 123 में दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर फिर हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ते हैं, जो कि लास्ट चैप्टर है स्टेट का, जो आता है आपका जिसमें क्या दे रखा है? हाई कोर्ट दे रखा है, ज्यूडिशियल सिस्टम दे रखा है बेसिकली, है ना। हाई कोर्ट के बारे में, हाई कोर्ट को बोलते हैं उच्च न्यायालय, है ना, उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसे वहाँ सुप्रीम कोर्ट था ऐसे ही यहाँ पर हाई कोर्ट है। तो देखो आर्टिकल 214, आपका कहता है कि एक मतलब स्टेट के लिए आपका क्या होना चाहिए? हाई कोर्ट होना चाहिए, उच्च न्यायालय होना चाहिए। अच्छा, देखो अब इससे रिलेटेड और भी कुछ सवाल बनते हैं। जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फर्स्ट हाई कोर्ट कौन सा था, तो फर्स्ट हाई कोर्ट आपका कैलकटा था। ठीक है, और ये कब बना था? ये जुलाई में बना था, 1 जुलाई 1862, 1 जुलाई 1862 को बना था, है ना। और इसी के तहत दो दो और बने थे। एक बॉम्बे बना था, वो भी 1962 में ही बना था, लेकिन पहला अगर पूछा जाए तो कैलकटा ऑप्शन में हो तो कैलकटा होगा। इन दोनों में से अगर ये 3 ऑप्शन है यहाँ पर, कैलकटा, मद्रास, बॉम्बे, तो कैलकटा आपका सही आंसर होगा। ये भी 1862 में ही आपके बने थे। ठीक है, तो आपका हाई कोर्ट आर्टिकल 214 में आता है, उच्च न्यायालय आपका 214 में आता है। अब आर्टिकल 215 में आपका यहाँ पर आता है हाई कोर्ट, टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, ठीक है, तो उच्च न्यायालय का अभिलेख। यहाँ पर हिंदी वाले लिख लो, उच्च
न्यायालय का अभिलेख। देखो, अगर आप किसी ऐसे पेपर की तैयारी नहीं कर रहे हो जिसमें मेंस आता है, देखो आपके पेपर में मेंस पूछा जाता है, मेंस 2 पेपर होते हैं, प्री और मेंस, तो आप इसे कर लो, आप मतलब इस सवाल को याद कर लेना। बट अगर प्री लेवल पे इतने आगे डेप्थ में नहीं जाता तो आप छोड़ भी सकते हो आर्टिकल 215 को, बट 214 याद कर लेना। उसके बाद आपको और क्या याद करना है, आर्टिकल 219 याद करो, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल 219 इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 219 से इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 219 में ओथ एंड अफर्मेशन के बारे में बात करते हैं। जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं ना, उनका ओथ एंड अफर्मेशन के बारे में बात की गई है। ओथ एंड अफर्मेशन के बारे में बात की गई है, शपथ के बारे में बात की गई है, ठीक है। तो ये आर्टिकल भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आर्टिकल 221 में सैलरी की बात की गई है, उतना तो नहीं पूछा जाता लेकिन फिर भी लिख लो। आर्टिकल 221 में सैलरी, सैलरीज एंड अलाउंसेस, सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ हाई कोर्ट जजेस, ठीक है, इसके बारे में बात की गई है। और उसके बाद आपका आ जाता है आर्टिकल 222, थोड़ा इम्पोर्टेंट है, कभी एक दो बार सवाल बने। आर्टिकल 222 में आपका सवाल पूछा, मतलब दिया गया है कि आर्टिकल 222 में क्या था, हाँ, ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ अ जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू, फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर। एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट ट्रांसफ़र हो सकता है जज का। ये कैसे होगा, क्या प्रावधान है, ये दिया हुआ है। और ये ट्रांसफ़र कौन करता है, एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट, ये ट्रांसफ़र कौन करता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपका प्रेसिडेंट करता है, गवर्नर नहीं करता, ये चीज़ याद रखना। ये कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि ट्रांसफ़र ऑफ अ जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट, ये आर्टिकल आपका 222 में यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है जो आपको याद करना है, 223 नहीं है, 226, आर्टिकल 226 मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है ये। आर्टिकल 226 में, जैसे देखो अभी मैंने रिट नहीं पढ़ाया और मुझे पता है, जैसे हम, लेकिन मैंने उस वक्त पढ़ाया था जब मैं आर्टिकल 32 पढ़ा रहा था। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट इशू कर सकता है। अब जिन्होंने रिट नहीं पढ़ी है उन्हें नहीं पता कि रिट क्या होता है, तो मैं रिट अभी पढ़ाऊँगा तो समझ में आ जाएगा। वहीं पर आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट रिट इशू कर सकता है। तो पावर ऑफ हाई कोर्ट, पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इश्यू रिट, टू इश्यू, टू इश्यू रिट इन सर्टेन केसेस। अब ये रिट क्या होती हैं आपको आने वाले टाइम में जब मैं रिट पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो बस इतना ध्यान रखो कि आर्टिकल 32 के तहत रिट इशू कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 226 के तहत रिट इशू कर सकता है हाई कोर्ट, ये ध्यान रखो, है ना। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखो हाई कोर्ट के बारे में 231 तक दिया हुआ है, बट और इम्पोर्टेंट नहीं है ना। 214 से लेके आपका आर्टिकल 231 तक दिया हुआ है, 214 से लेके 231 तक, बट आपका और आर्टिकल इम्पोर्टेंट नहीं है तो मुझे नहीं करा रहा हूँ। देखो कोई मतलब नहीं बनता कि मैं आपका कराऊँ। अच्छा, एक चैप्टर और है, ये लास्ट चैप्टर नहीं है, चैप्टर 5 है ना, चैप्टर 5 में हाई कोर्ट के बारे में दे रखा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी इसी के अंदर आते हैं, तो वो चैप्टर 6 में दे रखा है, तो वो चैप्टर और पढ़ लो, उसमें सिर्फ एक आर्टिकल कराऊंगा और बाद बाकी का नहीं। सो ये हमारा यहाँ पर ये स्टेट का पार्ट जो है, ये जो 6th पार्ट था हमारा, ये कंप्लीट हो जाएगा। जस्ट वेट अ सेकेंड, हमारा क्या है यहाँ पर, आर्टिकल, ओ सॉरी, पहले चैप्टर का नाम डाल दो, चैप्टर 6, ठीक है। और इसमें एक ही आर्टिकल इम्पोर्टेंट है, आर्टिकल 233, ठीक है। आर्टिकल 233, आर्टिकल 233 में आता है अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट जजेस का अपॉइंटमेंट, ये एक बार पूछा गया था इसलिए मैंने करा दिया है। जिला जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति,
जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। ठीक है। अब देखो हमने और उसके बाद और भी आर्टिकल आते हैं 234 से लेके आपके 237 तक हैं। ठीक है, और भी आर्टिकल है लेकिन वो अब आपके इम्पोर्टेंट यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर देखो हमने जो अपना पार्ट शुरू किया था, देखो पार्ट 6 शुरू किया था हमने। पार्ट 6 में हमने क्या करा था, पार्ट 6 में मैंने आपको बोला था द स्टेट के बारे में यहाँ पर हम पढ़ रहे थे, द स्टेट के बारे में पढ़ रहे थे। और ये हमारा आर्टिकल शुरू हुआ था 152 से, और अब हमारे आर्टिकल हो गए 237 तक। और मैंने यही बताया था कि ये जो स्टेट के बारे में है ये आपका 152 से लेकर 237 है। अब इसको पार्ट 6 को डिफरेंट चैप्टर्स में बांट रखा है कि ठीक है, चैप्टर 1, चैप्टर 2 और ऐसे हमारे आर्टिकल चलते जाते हैं। तो हमारे टोटल चैप्टर हमने इसमें चैप्टर 6 देख लिए। ठीक है, 6 चैप्टर तक हमने 6 चैप्टर के थ्रू जितने भी इनके बीच में जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे वो सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमने यहाँ पर कवर कर लिए। देखो अब हमारा अगर हम थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड कराऊँ तो पार्ट 1 किया था हमने। पार्ट 1 में हमने यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में देखा था, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के बारे में देखा था। फिर पार्ट 2 देखा था हमने। पार्ट 2 में हमने नागरिकता के बारे में देखा था, सिटीजनशिप के बारे में देखा था। पार्ट 3 में हमने फंडामेंटल राइट्स के बारे में देखा था। फिर पार्ट 4 में हमने डीपीएसपी के बारे में देखा था। पार्ट 4 में हमने किसके बारे में देखा, पार्ट 4 में डीपीएसपी के बारे में देखा। पार्ट 5 में हमने यहाँ पर एक हमने पार्ट 4 का ए भी किया था जहाँ पर हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ देखी थी। फिर हमने पार्ट 5 किया था, द यूनियन किया था। ठीक है, द यूनियन किया था। देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये आर्टिकल 1 से 4 तक पढ़ा इसमें हमने, इसमें 5 से 11 तक पढ़ा, यहाँ पर हमने 12 से 35 तक पढ़ा, यहाँ पर हमने 36 से 51 तक पढ़ा, यहाँ पर हमने 51 का ए पढ़ा था, यहाँ पर हमने 52 से लेके 151 तक पढ़े थे। उसके बाद पार्ट 6 में हमने द स्टेट भी अब कवर कर चुके हैं। द स्टेट में हमने 152 से लेके 237 तक आर्टिकल कवर कर चुके हैं। अब हमारे ये 6 पार्ट हो चुके हैं और ऑलमोस्ट आपके जितने इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे उसके 80% आर्टिकल भी हमारे ख़त्म हो चुके हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। 20% इंपॉर्टेंट आर्टिकल बचे हैं जो हमारी जर्नी अभी 238 से लेकर 395 के बीच में जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल होंगे वो हम कवर कर रहे होंगे जैसे अभी तक हम करते आए हैं। ठीक है, इस वीडियो को हम यहीं पे, इस लेक्चर को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं क्योंकि अब मैं नई चीज़ें पढ़ाने जाऊंगा तो फिर ज़्यादा लंबी हो जाएंगी चीज़ें, ज़्यादा लेंदी हो जाएंगी, और इसलिए इस लेक्चर को यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ। और आई होप कि आपको ये जो लेक्चर है ये पसंद आया होगा, है ना। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, अपना भाई 100% दे रहा हूँ, आपको समझ में आए। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में पढ़ा रहा हूँ और बहुत मेहनत की है मैंने हिंदी सीखने के पीछे भी। और पूरा पढ़ना पड़ता है, क्या पढ़ाना है, किस चीज़ में कितना डेप्थ में पढ़ाना है, कितना छुड़वाना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। और मैं यहाँ पर आपको कुछ भी ऐसा लिखाने की कोशिश नहीं करता हूँ जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है और आपको लिखा दूँ। और अगर कुछ भी लिख भी देता हूँ तो आपको बोल देता हूँ कि यार ये बहुत रेयर पूछा गया है इसलिए मैं लिख रहा हूँ, वरना ये फ्रिक्वेंटली ये नहीं पूछा जाता है। मैं आपको वो चीज़ भी बता देता हूँ, है ना। आप सभी से हाथ जोड़ के एक ही रिक्वेस्ट है, आपको लेक्चर कैसे लग रहे हैं अपनी फीडबैक ज़रूर शेयर किया करो। ठीक है, हम ये मानो कि अपनी ऑलमोस्ट पॉलिटी में 60% या आप बोल सकते हो 70% पॉलिटी हम जो इम्पोर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वो कवर कर चुके हैं। अभी कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स रह गए हैं हमारे यहाँ पर, और उसके बाद हम कुछ चीज़ें हैं प्रेसिडेंट के बारे में एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, प्राइम मिनिस्टर के बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, गवर्नर के बारे में पढ़ेंगे, कुछ क्वालिफिकेशंस के बारे में पढ़ रहे होंगे। मैंने अभी रिट नहीं पढ़ाया, रिट के बारे में पढ़ा रहे होंगे। तो लेकिन अब उतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं रह गई हैं, 30% ही मानो कि अब आपकी चीज़ें जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हैं वो इंपॉर्टेंट हैं जो कि रह गई हैं। ठीक है, तो वो भी हम आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको कवर करा दूंगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जब आप ये कंप्लीट लेक्चर देख लोगे ना पॉलिटी का, आपको एक भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको एक भी डाउट नहीं रहेगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। ऐसा मैं सोच रहा हूँ, ऐसा हो सकता है कि आपको डाउट आए लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक भी डाउट नहीं आए। चलो इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और ख्याल रखिए अपना।